बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आइस क्यूब एजुकेशनल ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। इसके जितने भौतिक वर्गीकरण उसको हम देख चुके हैं, रासायनिक वर्गीकरण में मुख्य रूप से हम लोग तत्व पर एक समझ बना चुके हैं, और तत्व के जो प्रमुख आयाम होते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं अब। और तत्व में जितने भी महत्वपूर्ण तत्व है, अभी तक तत्व की खोज हो चुकी है 118, जिसमें से 4 तत्व का नामकरण अभी नहीं हुआ है। और जितने 114 तत्व है, 114 तत्व में कितने ठोस हैं, कितने द्रव है, कितने गैस है, इस पर समझ बना चुके हैं। और अब हमारा पार्ट है जनरली जो 20 तत्व का अध्ययन कर चुके हैं, और इसके अलावा जो तत्व हैं जैसे उसकी बात करें अगर, तो तत्व अब हम लोग देखने वाले हैं परमाणु संख्या 21 से। तो सबसे पहला तत्व जिसका नाम है स्कैंडियम। स्कैंडियम, उसके बाद है याद रखना है टाइटेनियम। टाइटेनियम याद रखना है सबसे कठोर धातु है, तो यहाँ से सवाल बनती है टाइटेनियम से। उसके बाद याद रखना, देखिए हम लोग कैसे इसे याद रखेंगे, ऐसे देखिए SC शक टी वाले कर्मों में लोहे को निगल कर जिंदा हूं। ऐसे हम लोग 10 तत्व याद रखेंगे। फिर से देखिए कैसे, शक्ति वाले कर्मों में लोहे को निगल कर जिंदा हूं, ऐसे याद रखना है। तो ऐसे हमें 10 याद हो जाएगा। फिर से बोलिए मेरे साथ, शक्ति वाले कर्मों में लोहे को निगल कर जिंदा हूं। ऐसे तो देखिए SC से क्या हुआ स्कैंडियम, TI से क्या टाइटेनियम, और V से याद रखना है वैनेडियम। उसके बाद याद रखना, देख लीजिए Cr से याद रखना क्रोमियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट धातु है क्रोमियम। उसका देखिए मैग्नीज, और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से याद रखना है मैग्नीज से, हालांकि आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन याद रखना है कि पूरे केमिस्ट्री में हमारे जो ह्यूमन बॉडी कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। और हमारे शरीर में अगर पूछे कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सी, तो ऑक्सीजन, और सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है, मैग्नीज। इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए लोहा, उसके बाद याद रखना कोबाल्ट, उसके बाद याद रखना निकेल, उसके बाद कॉपर, उसके बाद जिंक। पिछले क्लास में हम लोग 20 देख चुके हैं। अगर इसकी बात करें अब, तो अगर सिंबल की बात करें, संकेत की बात करें, तो याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परमाणु संकेत के बाद बात करेंगे परमाणु संख्या पर, जिसे Z से सूचित करते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे परमाणु भार पर, जिसे हम कैपिटल A से सूचित करते हैं। चलिए, तो स्कैंडियम का संकेत क्या होगा SC, टाइटेनियम का याद रखना है TI। हमने क्या कहा, शक्ति वाले कर्मों में मैं लोहे को निगल कर जिंदा हूं। देखिए संकेत ऐसे हो गया। तो याद रखना है स्कैंडियम का SC, टाइटेनियम का TI, वैनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, उसके बाद लोहा का Fe, उसके बाद कोबाल्ट का CO, निकेल का Ni, कॉपर का Ce और जिंक का Zn। ये हो गया। परमाणु संख्या कितना है, तो बोलिए मेरे साथ एक लाइन से, 21, 22, 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, याद रखना है आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का याद रखना है 30। ये हो गया परमाणु संख्या। परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार का जो तरीका था, इवन होगा तो याद रखना मल्टीप्लाई 2 कर देना, और अगर ऑड है तो दुगना से 1 ज्यादा कर देना। लेकिन अगर समझिए, इस बात को समझने का प्रयास करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अब इसमें क्या करना है, इसका अगर कॉन्सेप्ट ट्रिक बनाए तो ट्रिक काम 1-2 तत्व पे करता है, फिर नहीं करता। तो हम लोग इसको ना याद रखने का प्रयास करेंगे। देखिए 21, तो याद रखना शुरू में क्या है, दुगना से 4 ज्यादा, तो याद रखना इसमें याद रखना है 45। 22 में याद रखना है, अगर टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम हो जाता है 48। ऐसे करते हैं, इसको शॉर्ट में नजदीक से ही देख लेते हैं। चूंकि स्कैंडियम का अगर परमाणु भार पूछे तो स्कैंडियम का हो जाता है 45, याद रखना है, याद कर लीजिए। वैनेडियम का हो जाता है 48, याद कीजिए। उसका वैनेडियम का, टाइटेनियम का हो जाता है 48, वैनेडियम की बात करें तो वैनेडियम का हो जाता है 51, उसके बाद क्रोमियम का हो जाता है 52, मैग्नीज देखिए मैग्नीज 25, तो याद रखना है 55 ऐसे।
26 तो याद रखना है 56। और आप अभी याद किए होंगे, हम लोग बात किए भी थे, जैसे आर्गन। और याद रखना कैल्शियम, इसका परमाणु भार कितना होता है 40, हम लोग पढ़े थे, इसे क्या कहते हैं संभारिक। अगर बात करें तो याद रखना है C और Ni। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है निक्को, तो याद रखना है निक्को। और याद रखना है 59 रुपये उसके पास भी, 59 रुपये मेरे पास भी है। तो इसे याद रखिए कि 59 याद रखें, निकेल का परमाणु भार 59 और कोबाल्ट का परमाणु भार 59। तो याद रखना है, तो देखिए कोबाल्ट का क्या हो जाएगा 59 59, और निकेल का क्या हो जाएगा 59 59 हो गया। उसके बाद बात करें कॉपर का, मैंने पिछले क्लास में बताया है कि कॉपर और क्लोरीन दो ऐसे तत्व है जिसके परमाणु भार फ्रैक्शन में होते हैं। तो क्लोरीन का हो जाता है, क्लोरीन का अगर बात करें तो 63, क्लोरीन का 35.5, और कॉपर की बात करें तो 63.5। ये बेसिक है, अगर आप ये नहीं समझते तो आगे केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको मेहनत करके पूरा इसे याद करना ही होगा। चलिए तो कॉपर देखते हैं, कॉपर का क्या हो जाएगा 63.5। और उसके बाद अगर बात करें, 1 मिनट, कॉपर का 63.5 और जिंक का याद रखना है 65। तो ये हमारा पूरा मामला है फाइनल, और ये हम लोग पूरा तत्व देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख तत्व, इसे बार बार प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल आगे अभी कुछ रुक जाना है। जैसे आगे अगर अभी कुछ आप अध्ययन करें केमिस्ट्री या साइंस का, तो बिल्कुल आप रुक जाइए। अगर आप केमिस्ट्री को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे देखिए, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल सीखते हैं। उसी प्रकार केमिस्ट्री की अगर समझ रखना है तो आपको एटम और एटम का सिंबल, एटम का परमाणु संख्या, परमाणु भार आना ही चाहिए। इसके अलावा एक आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर उतना कंप्लीट हो जाता है फिर मैं आपको केमिस्ट्री सिखा दूंगा, वादा है। ठीक है, तो इतना करके चलना है। इसके बाद एक छोटा सा बात, कुछ ऐसे प्रमुख तत्व की बात करें तो मैं कुछ प्रमुख तत्व लिखता हूं, उसका संकेत अभी आपको याद रखना है। प्रमुख तत्व अलग से कुछ, जैसे प्रमुख तत्व में क्या है, तो प्रमुख तत्व में एक है जिसका नाम है ब्रोमीन। तो अगर ब्रोमीन है, लाल रंग का द्रव है, याद रखना ब्रोमीन किस रंग का होता है, लाल रंग का, ये याद रखना है। लाल रंग का क्या है, द्रव है। तो कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु का नाम ब्रोमीन है। इसका संकेत होता है Br। और याद रखना इसका परमाणु संख्या है 35 और परमाणु भार है 80। तो इसको रट जाना है ब्रोमीन को। इसके बाद याद रखें तो पारा, पारा को मरकरी भी कहते हैं। और याद रखना है ये श्वेत रंग का होता है, श्वेत चमकीला रंग का होता है। तो याद रखना है चमकीला सफेद रंग का, तो आपको भी चमकीला याद रखना है। और याद रखना है इसका संकेत होता है Hg, और इसका परमाणु संख्या हो जाता है 80, याद रखना है 80, और परमाणु भार हो जाता है इसका 200। पारा इतना भारी है कि अगर आपको बोतल में अगर पारा को रख के दे दिया जाए तो आप उठा नहीं पाएंगे, इतना भारी होता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है एक चांदी, चांदी याद रखना, चांदी का संकेत होता है Ag। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है Ag, इसका परमाणु संख्या 47 और परमाणु भार याद रखना 108। और एक और याद रखिए अलग से, जिसका नाम है सोना। सोना का संकेत होता है Au, और इसका परमाणु संख्या होता है 79 और परमाणु भार 197। अब देखिए सवाल है कि पारा मरकरी, तो इसका संकेत Hg क्यों हुआ, चांदी का संकेत Ag क्यों हुआ, और सोना का संकेत Au क्यों हुआ। क्योंकि सोना है तो ए होना चाहिए संकेत, रवि कुमार रंजन तो RK रंजन RK। उसी प्रकार अगर बात करें तो पारा का संकेत मरकरी तो M होना चाहिए। तो याद रखना है पारा का जो लैटिन वर्ड है, उसे पारा को ग्रीक भाषा में कहते हैं हाइड्राजाइरम, हाइड्राजाइरम। इसलिए देखिए इसका H और इसका G लेके इसका संकेत क्या दिया गया Hg। चांदी की बात करें तो चांदी का ग्रीक भाषा में कहते हैं अर्जेंटम, अर्जेंटम, इसलिए देखिए Ag। और सोना की बात करें तो सोना का ग्रीक भाषा में लैटिन वर्ड है जिसका नाम क्या है औरम। इसे देख लीजिए Au इसका संकेत हो गया। तो आपको याद रखना है, और ये मुख्य रूप से इतने तत्व हो गए जो हम अगर याद रखें तो आगे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो यह हमारा था तत्व। अब बात करते हैं तत्व पे ही हम बात करते हैं, कुछ आयाम महत्वपूर्ण है। जैसे अब इस बात को समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तत्व के भाग। तो तत्व के कौन से भाग है, तो तत्व का सबसे प्रमुख भाग है जिसे क्या कहते हैं परमाणु। तो हम लोग अब समझ बनाने वाले बिल्कुल परमाणु पे समझते हैं। चलिए तो टॉपिक क्या है परमाणु, अब परमाणु समझना है। एटम।
अब समझ रहे हैं परमाणु क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्यों समझते हैं परमाणु। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के गुण जैसे हमारा गुण किस पे डिपेंड करता है, डीएनए पे, उसी प्रकार किसी पदार्थ के गुण कहाँ डिपेंड करेंगे, उसके मूलभूत इकाई पे। मूलभूत इकाई कौन सा है? परमाणु है। तो परमाणु किसे कहेंगे तो जनरली समझना है। जैसे मैं लिखता हूं, देखिए ये है लोहा, कौन सा तत्व है? लोहा है। फिर हमने क्या ले लिया? सोडियम। उसके बाद हम ले लिया मैग्नीशियम। बहुत आराम से देखना है। हमने क्या किया कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है किरोसिन तेल में डुबाकर। क्यों रखा जाता है? क्योंकि किरोसिन तेल में याद रखने ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पाया जाता है। और सोडियम का क्या काम है? तो सोडियम ऑक्सीजन से भी क्रिया करके बना देते हैं Na2O। जादूगर जनरली बहुत ज्यादा सोडियम का यूज करते हैं। जादूगर जब आपको जादू दिखाने आते हैं तो सोडियम लेके आते हैं, ठीक है। सोडियम का राख लेके आए और जस्ट क्या करते हैं, सोडियम का राख लेके आए और फाइनली आपके सामने ऐसे पानी लिए और पानी पे ऐसे मार दिए। सोडियम एक ऐसा दुनिया में तत्व है जो पानी से अभिक्रिया करके जल जाती है। देखिए याद रखिए, जितने भी तत्व हैं उसमें आग लगी हुई, अगर आप पानी देते हैं तो आग बुझ जाएगी। लेकिन सोडियम ऐसा है जिस पर अगर सोडियम रखा हुआ है, बुझा हुआ है, अगर आप पानी देते हो तो उसमें आग लग जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि सोडियम नॉर्मली है और सोडियम किससे अभिक्रिया करेगी? जल में उपस्थित ऑक्सीजन से, और अभिक्रिया करके बनाएगी Na2O। और ये बनाएगी, और याद रखना एक प्रकार का आग है, एक प्रकार के पीली ज्वाला के साथ निकलने वाली आग है। तो जादूगर कहते देखा मैंने पानी मारा और पानी से आग लग गया। याद रखिए जादूगर का कमाल नहीं, किसका कमाल है? केमिस्ट्री का कमाल है। तो इस बात को समझते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप लोहा को ऐसे आप स्वतंत्र छोड़ देते हैं, सोडियम का आप स्वतंत्र छोड़ देते हैं, मैग्नीशियम का आप स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो मामला यहाँ क्या होता है? मामला ये होती है कि लोहा में क्या लग जाएगा? जंग। चलिए ठीक है। सोडियम अगर स्वतंत्र छोड़ देते तो सोडियम में क्या लग जाएगा? आग। ठीक है। मैग्नीशियम की फीता में क्या हो जाएगा? तो इस पर नम वायु की परत चढ़ जाएगी, मतलब इसमें भी क्या लग जाएगा? जंग। ठीक है। ठीक कहाँ है? मामला ये है कि लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, इसे अगर मैं खुली छोड़ दूं तो याद रखना सब क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। सब क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। लेकिन अगर मूल रूप से जाके देखो क्या है, तो लोहा का परमाणु है, सोडियम का परमाणु है, मैग्नीशियम का परमाणु है, और सब बहुत तेजी से अभिक्रिया करके खराब हो गई। इसका साफ साफ मतलब है, गौर से देखिए, तेजी से जाके खराब हो गई, इसका साफ साफ मतलब है कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। मतलब मान लीजिए कि मैंने किसी को, हम लोग क्या कहते हैं, जो गांव, मतलब जनरली गांव से होंगे आप, तो गांव में सब कहा जाता है कि छत पे नहीं सोना चाहिए। छत पे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि ओस रात में टपकती है, और जब ओस गिरती है इससे सर्द गर्म, उसके बाद कई प्रकार की बीमारी हो सकता है। तो हम लोग क्यों? क्योंकि स्वतंत्र हम लोग नहीं रह सकते, वहां छत पे स्वतंत्र नहीं रह सकते। लोहा को क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि याद रखने इसमें जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगा। सोडियम खराब हो जाएगा, जल जाएगा। मैग्नीशियम खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखना स्वतंत्र नहीं रह सकता। मतलब परमाणु के बारे में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग ये देखते हैं कि परमाणु स्वतंत्र नहीं रख सकता, परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता। क्लियर बातें हैं? चलिए, तो परमाणु क्या, पहला बात क्या देखिए, स्वतंत्र नहीं रह सकता। अच्छा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब जनरली आभूषण बनाते हैं, आभूषण किसका बनाते हैं हम जनरली? तो याद रखना सोचा पाता का बनाते हैं। सोना, चांदी, पारा, तांबा, जिसमें से पारा का नहीं बनाते, तो याद रखना किसका बनाते हैं? सोना का, चांदी का, पारा का नहीं। याद रखना, एक मिनट, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम, इसका हम लोग आभूषण बनाते हैं। अच्छा सोचिए, आभूषण क्यों बनाते हैं? क्योंकि आकर्षक होता है? नहीं, आकर्षक होने के साथ इसमें खास गुण ये भी है कि सोना में कभी जंग नहीं लगता, इसलिए याद रखना सोना का आभूषण बनाते हैं कि लंबे समय तक ये बना रहे। दूसरा बात है, चांदी में जंग नहीं लगता, सामान्यतः जंग नहीं लगता, एक विशेष परिस्थिति में जंग लगेगा, वो मैं पढ़ाऊंगा। अभी याद रखना जंग नहीं लगता। तांबा में जंग नहीं लगता, और याद रखना प्लेटिनियम में जंग नहीं लगता। जंग नहीं लगने के कारण इसका हम लोग आभूषण बनाते हैं। क्या कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो जल्दी, जंग नहीं लगने का क्या मतलब है? जंग नहीं लगने का मतलब कि अभिक्रिया नहीं करती है। क्या कुछ ऐसे भी तत्व है जो अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करती? उसका नाम है हीलियम, उसका नाम है नियन, उसका नाम है आर्गन, उसका नाम है क्रिप्टन, उसका नाम है जेनन, उसका नाम है रेडन। ये सारे के सारे जितने अभिक्रिया नहीं करती, इसमें से रेडन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। जब भूकंप वगैरह आने वाला है या फिर किसी प्रकार की भूगर्भीय घटना घटने वाली, तब रेडन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस बात को समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमाणु, मुझे बताइए, सिंपल से एक सवाल है, मैं जो भी जितना हम लोग डिस्कस किए इस पर एक बात पता चलता है। अगर आपसे पूछे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है या नहीं रह सकती है, अच्छा इसका सेंस समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है, आप ये बताइए कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है या नहीं रह सकती है। रहने का मतलब है कि जैसा हो वैसा रहना चाहिए।
ठीक है, जैसे मैं जैसा हूँ, मुझे ओस में सुता दीजिए, खुले मैदान में सुला दीजिए, कैसे भी फेंक दीजिए, मैं वैसा ही रहूँ, मतलब मैं स्वतंत्र रह सकता हूँ। तो जब परमाणु पर हम लोग देखते हैं तो पता चलता है परमाणु को अगर मैंने स्वतंत्र छोड़ा तो यह अभिक्रिया कर लेती है, परमाणु को स्वतंत्र छोड़ दिया तो अभिक्रिया नहीं करती। मतलब साफ साफ है कि परमाणु स्वतंत्र भी रह सकती है और नहीं भी रह सकती है, सिंपल सी बात। परमाणु स्वतंत्र भी रह सकती है और नहीं भी रह सकती है। तो ये तो भाई कॉन्फ्लिक्ट है कि स्वतंत्र रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। मामला क्या है, मेन माजरा क्या है, परमाणु का काम क्या है, मैं आपको बता दूं। याद रखिए कि जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ H2 और कई लोग ये कहते हैं कि H2 O2 से अभिक्रिया करके, याद रखना है H2 O2 से अभिक्रिया करके बना देती H2O। और ये रिएक्शन दुनिया का सबसे खूबसूरत रिएक्शन है, क्योंकि यह पानी बनने में, याद रखना, 1,00,000 वर्ष लगता है, हमको बर्बाद करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। इसलिए याद रखना जल को बचाइए, क्योंकि जल ही जीवन है। तो याद रखिए H2O2 1,00,000 वर्ष में अभिक्रिया संपन्न होती है। और याद रखना H2 हाइड्रोजन इस दुनिया का सबसे अच्छा जलने वाला पदार्थ है। देखिए ठीक से रिएक्शन कितना मजेदार है, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन की, देखिए हाइड्रोजन क्या करता है, जलता है, ऑक्सीजन किसी पदार्थ को जलाती है और जो बन गया वो जलते हुए चीज को बुझाती है। देखिए एक ही रिएक्शन में पूरा कॉम्प्लिकेशन है। देखिए तो समझिए इस बात को, हाइड्रोजन दुनिया में सबसे बेहतरीन जलने वाला पदार्थ है। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कहीं नहीं रहे तो जल नहीं सकती कोई वस्तु, क्योंकि ऑक्सीजन जलाने वाली पदार्थ है और जल बुझाने वाली पदार्थ है। अब इसे क्या समझना है कि 1,00,000 वर्ष में रिएक्शन कंप्लीट होती है। और दुनिया का सबसे, अगर स्लो रिएक्शन पूछे कि कौन सा रिएक्शन जो दुनिया का सबसे स्लो रिएक्शन है, तो यही रिएक्शन है। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपको लगता है कि हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लेती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन सबसे पहले एटम में बदलता है, ऑक्सीजन सबसे पहले एटम में बदलता है और फिर याद रखना ये अभिक्रिया संपन्न करती है। मतलब साफ साफ है, ये क्या है, ये अणु है और ये क्या है, परमाणु है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग ले सकती है क्या, नहीं। अगर भाग लेती तो कर लेता रिएक्शन है, नहीं भाग ले सकती। कौन भाग ले सकता है, तो याद रखना रासायनिक अभिक्रिया में एटम भाग लेता है, एटम भाग लेता है। तो एटम के बारे में हम लोग 2 बात समझे। सबसे पहला बात समझे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, लेकिन एक बात की गारंटी है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अगर आपसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ परमाणु भाग लेता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे परमाणु का भी एक खास कण होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्या समझे परमाणु। अगर आपसे पूछे परमाणु क्या है, तो परमाणु को क्या बताएंगे कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और यह स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। लेकिन अगर पूछे कि परमाणु क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी तत्व का, तो कह सकते हैं परमाणु क्या है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में। ऐसे बोलना है कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग जरूर लेता है। ठीक है, तो याद रखना है चीजें। तो परमाणु के बारे में याद रखें, परमाणु के बारे में क्या समझे कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण सूक्ष्मतम कण जो, याद रखना है, स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकती है स्वतंत्र स्टेट में रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती। इस बात को याद रखना। अगर आपसे पूछे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकती नहीं रह सकती है, तो रह भी सकती नहीं भी रह सकती, लेकिन याद रखना रासायनिक अभिक्रिया में भाग जरूर लेती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग जरूर लेती है। ये हमारा हो गया परमाणु। अब परमाणु के बारे में जो बताने वाले लोग थे, जिसमें सबसे पहले लोग थे, उनका नाम था कनाद। ये हम लोग देख चुके हैं। इनका दर्शन का नाम क्या था, वैशेषिक दर्शन। और याद रखना है कनाद के बाद एक व्यक्ति, महान व्यक्ति थे, विचारक थे, जिनका नाम था डेमोक्रिटस। और इसके बाद थे एक जिनका नाम है, 3 व्यक्ति थे, नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले कनाद, उसका डेमोक्रिटस, उसके बाद याद रखना है लेक्रियस। तो 3 व्यक्ति याद रखना है, KDL।
तो याद रखना है कनाद, डेमोक्रिस्टस और लेक्रियस। तो ये तीनों व्यक्ति जो सबसे पहले परमाणु के बारे में बताएं, लेकिन याद रखना परमाणु के बारे में बताएं ठीक बात है, मतलब परमाणु के बारे में जनरली बता दिए, लेकिन परमाणु के बारे में जो सबसे बेहतरीन व्याख्या सबसे पहले किए उनका नाम है जॉन डाल्टन। और इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, इस बात पर समझ बनाइए परमाणु क्या है। और अगले क्लास में हम देखेंगे परमाणु, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड के मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, और जनरली उस पर जितने भी बाकी से जितना बात हो सकता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मिलते हैं अगले क्लास में इसी ऊर्जा उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।